Hello students, I am your science tutor from Easy Notes. We'll do all the chapters as per the sequence given in NCERT. मैं आशा करती हूँ इस वीडियो के एंड तक आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और अगर फिर भी आपका कोई भी क्वेश्चन अनआंसर्ड रह जाता है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. आई विल बी हैप्पी टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन. आज शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर से जो कि है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स. तो शुरू करते हैं उसके इंट्रोडक्शन पार्ट से. व्हाट इज मैटर? मैटर है क्या? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज मैटर. कुछ भी चीज, कोई भी चीज जो कि स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है और उसका कुछ भी मास है तो वो मैटर है. यहाँ पर मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल आपके साथ शेयर किए हैं जैसे बलून, स्नो, मिल्क शेक, बाइक, स्कूल बस, एप्पल जूस, ये सभी मैटर हैं. चाहे वो लैंड पर है, एयर में है, वाटर में है, कहीं पर भी कोई चीज वो आपकी मैटर होगी. लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है, सब कुछ मैटर है. सिर्फ हमारे इमोशंस या फीलिंग्स, दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ मैटर. वो सिर्फ मैटर नहीं है. जैसे हमारी हैप्पीनेस, थॉट्स, लव, एंगर, ये मैटर का पार्ट नहीं है. कंटिन्यू विद द नेक्स्ट स्लाइड कि व्हाट मैटर इज मेड अप ऑफ. तो इसका आंसर है मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. यहां पर जैसे आप देख रहे हैं ये जो हैं ये पार्टिकल्स हैं. तो मैटर को यहाँ पर चौक जो है, चौक हमें दिखा रहे हैं कि जो चौक है दैट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो पार्टिकल्स हैं दे आर नॉट कंटिन्यूअस. देयर इज अ गैप बिटवीन दीज पार्टिकल्स. तो हाउ कैन वी प्रूव दैट मैटर is made up of particles and it is not continuous? There is a space between them. For this, we'll do an activity. तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक बीकर लिया जिसमें हमने पानी भर लिया. मान लो 150 ml हमने पानी ले लिया. उसके अंदर हमने 1 चम्मच सॉल्ट डाल दिया और उसको स्टर कर दिया जिससे वो डिसॉल्व हो गया और वो हमारा बन गया सॉल्ट सोल्यूशन. बट जब हमने बाद में देखा सॉल्ट सोल्यूशन के बाद जो लेवल ऑफ वाटर था वो स्टिल 150 ml था. इट डिडंट चेंज. तो सॉल्ट कहाँ गया? अगर वाटर का लेवल चेंज नहीं हुआ तो सॉल्ट कहाँ गया? दैट मीन्स वाटर के जो पार्टिकल्स थे उसके बीच में ऐसा स्पेस था जो कि सॉल्ट ने ऑक्यूपाई कर लिया है. तो दैट स्पेस इज कवर्ड बाय सॉल्ट. तो इसी से हम प्रूव कर सकते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर नॉट कंटिन्यूअस. देयर इज अ स्पेस बिटवीन देम. तो यहां तक आपको समझ आ गया होगा. लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट स्लाइड. तो अब है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं. सबसे पहली, दे हैव स्पेस बिटवीन देम, जो कि हमने अभी जस्ट डिस्कस किया कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, जैसा कि हमने अभी सॉल्ट सॉल्यूशन के केस में हमने एक्टिविटी भी की. तो सेकंड पॉइंट इज दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग, कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअस मूव करते हैं. जैसा कि आप देख रहे हैं ये ब्लू कलर के पार्टिकल्स हैं. ये जो एरोज हैं ये इनकी मूवमेंट शो कर रहे हैं. तो कोई डाउनवर्ड जा रहा है, कोई अपवर्ड जा रहा है, कोई लेफ्ट जा रहा है, कोई राइट जा रहा है. दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग इन एनी डायरेक्शन. तो इसके लिए भी हमने एक एक्टिविटी की. हमने एक ग्लास ऑफ वाटर लिया, उसमें 2-3 ड्रॉप्स हमने इंक के डाल दिए. अब हम जैसे जैसे देखते जा रहे हैं इंक जो है वो डिसॉल्व होती जा रही है खुद ब खुद, और लास्ट में जो ये ग्लास है इसमें इंक जो है वो पूरी तरह से इंटरमिक्स हो गई है. तो ये जो प्रोसेस है इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर. दो मैटर कौन से हैं इसमें? एक पानी और दूसरा इंक. ये दोनों जो है ये खुद ब खुद इंटरमिक्स हो गए हैं ऑन देयर ओन. इनमें हमने स्टरिंग भी नहीं की, तो वो खुद से ही इंटरमिक्स हो गए हैं. उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन. इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन. उसको बोलते हैं हम डिफ्यूजन. अब अगर आप देखो, एक आप ठंडा पानी लेते हो एक ग्लास और एक ग्लास में गर्म पानी लेते हो, दोनों में ही अगर आप एक एक चम्मच चीनी डाल दो तो किस में चीनी जल्दी घुलेगी? बिल्कुल सही, चीनी घुलेगी गर्म पानी में. तो इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे जैसे अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे जो डिफ्यूजन की जो प्रॉपर्टी है वो भी इंक्रीज हो रही है. क्यों?
क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने पर पार्टिकल की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इंक्रीजेस, देयरफॉर रेट ऑफ डिफ्यूजन also increases. Make sense? Now the third point is they attract each other, कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि ये सॉलिड्स हैं, इसमें जो पार्टिकल्स हैं दे आर क्लोजली पैक्ड, लिक्विड्स में थोड़ा सा दूर होते हैं और गैसेस में तो बहुत दूर होते हैं आपस में। तो दैट मीन्स यहाँ पर स्पेस सबसे मिनिमम होता है सॉलिड्स में पार्टिकल्स के बीच में, लिक्विड्स में इंटरमीडिएट होता है और गैसेस में तो मैक्सिमम स्पेस होता है। तो वो जो पार्टिकल्स हैं वो उनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है जिसकी वजह से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो सॉलिड्स में क्योंकि पार्टिकल्स वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होंगी इट इज मैक्सिमम। सॉलिड्स में मैक्सिमम होती है और गैसेस में मिनिमम होती है, जिसकी वजह से सॉलिड्स में सबसे क्लोजर होते हैं पार्टिकल्स और गैसेस में फारदेस्ट होते हैं पार्टिकल्स। ठीक है, तो यहां तक सबकी समझ में आ गया होगा। चलें आगे। आगे मैंने आपसे कुछ प्रॉब्लम्स शेयर किए हैं, यहाँ पर सभी फटाफट से शुरू हो जाएं अपने नोटबुक और नोटबुक लेकर और इन सब के आंसर्स करें और मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर करें। इफ यू हैव एनी डाउट इन आंसर ऑल दिस क्वेश्चन, प्लीज फील फ्री टू आस्क। जैसे मैं अभी आपके साथ फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ। द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर अवे, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। अगर गर्म खाना है तो उसकी खुशबू जल्दी आ जाती है, बट ठंडे खाने के लिए, ठंडे खाने में से खुशबू आने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। ऐसा क्यों? कोई कर सकता है इसका आंसर? यहाँ पर जो हॉट सिजलिंग फूड है दैट मीन्स उसका टेम्परेचर हाई है, तो इसीलिए जो पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी। जैसे हमने अभी पढ़ा कि इफ द टेम्परेचर राइजेस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस। तो अगर उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है दैट मीन्स तो वो हमारे पास बहुत दूर से हमें उसकी खुशबू आ जाएगी। बट कोल्ड फूड में उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, तो वी हैव टू गो टू क्लोज टू द फूड। अब ये देखते हैं अगर हम थर्ड पार्ट, विच सिंगल टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द मिक्सिंग ऑफ कॉपर सल्फेट इनटू वाटर ऑन इट्स ओन, कि कॉपर सल्फेट जो है वो पानी में खुद ब खुद मिक्स हो रहा है, उसको क्या कहेंगे? ये इसका आंसर तो आप खुद ही बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है इंक ड्रॉप्स के साथ। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं अपने नेक्स्ट डिस्कशन के साथ, विच इज द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब मैटर को हमने बेसिकली तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है, विच इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और सबकी अपनी अपनी तीनों की प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मास की। सॉलिड्स का मास डेफिनेट होता है, सेम एज विद लिक्विड एंड सेम एज विद गैस, यानी तीनों का ही जो मास होता है वो डेफिनेट होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज शेप। सॉलिड्स की शेप डेफिनेट होती है और लिक्विड्स की शेप, लिक्विड्स की कोई शेप होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम अगर उसको पानी को ग्लास में लें तो वो ग्लास की शेप ले लेगा, कप में लें तो वो कप की शेप ले लेगा। हम जिस भी कंटेनर में लिक्विड को डालते हैं वो उसी की शेप ले लेता है, तो इट एक्वायर्स द शेप ऑफ द कंटेनर। और गैस, गैस का भी यही केस है, गैस की भी खुद की कोई शेप नहीं होती, इट एक्वायर्स द शेप ऑफ द कंटेनर, वो भी कंटेनर की ही शेप ले लेती है। तो नेक्स्ट पॉइंट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे होती है? सॉलिड्स की वॉल्यूम डेफिनेट होती है, मास डेफिनेट है, वॉल्यूम भी डेफिनेट है, लिक्विड्स की भी डेफिनेट है। हमने अगर मान लो 200 ml पानी लिया, चाहे हम उसको बीकर में डालें, चाहे हम उसको बॉटल में डालें, चाहे हम किसी और फ्लास्क में डालें, तो वो 200 ml ही रहेगा। तो उसकी जो वॉल्यूम है वो भी डेफिनेट रहेगी लिक्विड की। बट गैस की वॉल्यूम जो होती है दैट इज नॉट डेफिनेट। उसको जितना स्पेस दिया जाता है वो उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई कर लेती है। अगर हम उसको छोटे उसमें डालेंगे तो कंप्रेस हो जाएगी, बड़े बर्तन में डालेंगे तो वो वहां पर उसके मॉलिक्यूल्स जो होंगे, वो पार्टिकल्स जो होंगे, वो दूर दूर होके उतनी ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो उसकी जो वॉल्यूम होती है दैट डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम ऑफ द फ्लास्क। नेक्स्ट पॉइंट इज कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या है? सॉलिड्स जो होते हैं क्योंकि उनके पार्टिकल्स पहले से ही बहुत क्लोज होते हैं एक दूसरे के साथ,
तो इट इज नॉट पॉसिबल टू कंप्रेस देम, तो हम उनको और ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते। तो कंप्रेसिबिलिटी दैट मीन्स नॉट पॉसिबल फॉर सॉलिड्स। लिक्विड्स में भी क्लोजर होते हैं, सॉलिड जितने नहीं बट फिर भी क्लोज होते हैं, तो उसमें भी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है। बट गैसेस में जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर, देयरफॉर वी कैन कंप्रेस इट, जिससे कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो दे कम क्लोजर टू ईच अदर, तो वो एक दूसरे के पास आ जाते हैं। फ्लूइडिटी मतलब फ्लो करने की टेंडेंसी, कि वो कैसे फ्लो करते हैं। क्या सॉलिड्स कभी फ्लो करते हैं? नहीं। तो सॉलिड्स में जो फ्लो करने की टेंडेंसी है दैट इज नॉट पॉसिबल। लिक्विड्स फ्लो कर सकते हैं, यस। गैसेस फ्लो कर सकते हैं, यस, क्योंकि ये दोनों के जो पार्टिकल्स होते हैं ये काफी दूर होते हैं। फिर है रिजिडिटी। रिजिडिटी जो होते हैं वो बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है इस। तो रिजिडिटी, सॉलिड जो होता है वो हाईली रिजिड होता है। रिजिड मतलब बहुत ठोस, उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो काफी क्लोज होंगे एक दूसरे के साथ, इट इज हाईली रिजिड। लिक्विड्स में लेस रिजिड रहता है, और गैस में तो नॉट रिजिड होता है, बिल्कुल भी रिजिड नहीं होता। अब है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन हमने किया इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। इंटरमिक्सिंग, तो सॉलिड में जो डिफ्यूजन होता है वो बहुत ही स्लो होता है। इंटरमिक्सिंग इतनी इजीली उसमें नहीं होती क्योंकि स्पेस ही नहीं होता उसके अंदर पार्टिकल्स के बीच में। जबकि लिक्विड्स में फास्ट होता है, और गैसेस में तो डिफ्यूजन बहुत ही फास्ट होता है क्योंकि गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस होता है, तो काफी जल्दी वो इंटरमिक्स हो सकते हैं पार्टिकल्स, तो इसीलिए डिफ्यूजन इज वेरी फास्ट इन केस ऑफ गैसेस। स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सॉलिड जो होता है दैट इज मोस्ट क्लोजली पैक्ड, लिक्विड लेस क्लोजली पैक्ड, और गैसेस में तो लीस्ट क्लोजली पैक्ड। जैसा कि आप नीचे डायग्राम से भी देख सकते हो कि इसमें मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोजर हैं एक दूसरे के साथ, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा दूर है और यहाँ पर तो बहुत दूर है, तो स्पेस बहुत ज्यादा होता है, लीस्ट क्लोजली पैक्ड होते हैं। उसके बाद है इंटर पार्टिकल फोर्स, जो कि हमने किया है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हमने किया क्योंकि ये पास होते हैं काफी, तो इनके बीच में जो होती है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होती है, और लिक्विड्स के अंदर सॉलिड से कम होती है, स्लाइटली वीकर देन सॉलिड, और गैसेस में तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होती है, तभी तो पार्टिकल्स एक दूसरे से काफी दूर होते हैं। तो जितनी कम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी पार्टिकल्स उतने ही ज्यादा एक दूसरे से दूर होंगे, और जितनी ज्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी पार्टिकल्स उतने ही ज्यादा क्लोज होंगे। ठीक है। अब इस पर क्वेश्चन आता है, हम यहाँ पर हम देख रहे हैं कंप्रेसिबिलिटी की, गैसेस जो होते हैं दे आर हाईली कंप्रेसिबल, और सॉलिड्स की केस में तो कंप्रेसिबिलिटी पॉसिबल है ही नहीं क्योंकि पार्टिकल्स पहले से ही बहुत क्लोज हैं। बट उसकी अब अगर हम एक एक्सेप्शन समझ लेते हैं कि जो स्पॉन्ज है वो भी एक सॉलिड है, ठीक है, बट फिर भी वो कंप्रेस क्यों किया जा सकता है उसको? तो कोई बता सकता है मुझे कि उसको क्यों कंप्रेस किया जा सकता है ऑल्दो इट इज अ सॉलिड? तो उस केस में क्या होता है, स्पॉन्ज में जो होते हैं टाइनी पोर्स होते हैं, और उन टाइनी पोर्स में एयर ट्रैप्ड होती है। तो जैसे ही हम कंप्रेस करते हैं स्पॉन्ज को, वो जो एयर होती है दैट इज स्क्वीज्ड आउट, जिसकी वजह से हम स्पॉन्ज को कंप्रेस कर पाते हैं। तो जैसे ही हम प्रेशर रिलीज करेंगे, जो स्पॉन्ज होता है वो अपनी शेप जो होता है वो रीगेन कर लेता है, दैट मीन्स इट हैज डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, देयरफॉर इट इज अ सॉलिड। But we can compress it because it has tiny holes in it which has air trapped in it. तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट डिस्कशन के साथ, जो कि है हमारा यूनिक बिहेवियर ऑफ गैसेस। अब गैसेस में हमारी दो प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो सिर्फ गैसेस ही शो करती हैं। सबसे पहले है गैसेस हैव द यूनिक क्वालिटी ऑफ कंप्रेशन, जैसा हमने अभी किया कि जो गैसेस होते हैं दे आर हाईली कंप्रेसिबल। अब क्यों कंप्रेसिबल होती हैं? बिकॉज दे हैव अ लार्ज स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। ठीक है, तो दे आर पार्टिकल्स आर मच फार्दर फ्रॉम ईच अदर और हैव हायर स्पेसेस बिटवीन देम, दैट इज व्हाई द गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड इजीली। जैसे आपने अपने घरों में देखा होगा एलपीजी सिलेंडर्स आते हैं, तो वो क्या होती हैं? दे आर दी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैसेस, मतलब वो होती गैसेस हैं बट उनको कंप्रेस कर दिया जाता है, कंप्रेस करके उनको लिक्विड फॉर्म में लाया जाता है और फिर ट्रांसपोर्ट किया जाता है।
ताकि उनका जो ट्रांसपोर्ट है वो इजी रह सके। ठीक है, ऐसे ही सीएनजी जो कि व्हीकल्स वगैरह में यूज होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, वो भी गैस है बट उसको भी कंप्रेस करके लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो जैसे हमने ये सिलेंडर्स दिखाए हैं, ये जो है ये गैस है, ये हम ऊपर से इसके ऊपर पिस्टन सा लगा रहे हैं, जैसे सिलेंडर्स में अक्सर आपने देखा होगा। तो ये जो है ये प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं हम यहाँ पर, ऊपर से प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, ये नीचे चला गया, गैस पार्टिकल्स जो हैं थोड़े और क्लोज आ गए, हमने और ज़्यादा प्रेशर अप्लाई किया, पार्टिकल्स और ज़्यादा क्लोज आ गए। तो कंप्रेस करने के बाद जो गैस होती हैं, क्योंकि पार्टिकल्स क्लोज आते जा रहे हैं, क्लोज आते जा रहे हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो लिक्विड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि लिक्विड्स में पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ क्लोज हो सकते हैं। तो गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर। तो हम यहाँ पर गैसेस को कंप्रेस कर सकते हैं बाय अप्लाइंग प्रेशर, और वी कैन से दैट वी कैन कन्वर्ट देम इनटू लिक्विड्स बाय अप्लाइंग प्रेशर। मेक सेंस? ओके। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है गैसेस एक्सर्ट प्रेशर, कि गैसेस जो होती हैं वो प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। जैसे आपने फटा सुना होगा कि कभी कभी जो सिलेंडर्स होते हैं वो फट जाते हैं, आग लग जाती है, ये बहुत सारे एक्सीडेंट आप लोगों ने सुने होंगे। तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पर जो गैसेस होती हैं वो प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। क्यों करती हैं गैसेस एक्सर्ट प्रेशर? कि जब भी गैसेस जो होती हैं वो, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही स्पीड से एक दूसरे से मूव स्पीड से मूव कर रहे होते हैं, रेंडमली किसी भी डायरेक्शन में। जैसे हमने देखा था एक में अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्ट, राइट, सारी डायरेक्शन में वो मूव कर रहे होते हैं। तो इस मूवमेंट के दौरान वो एक दूसरे से हिट भी कर रहे होते हैं, और जिस कंटेनर में है उसकी वॉल्स के साथ भी हिट कर रहे होते हैं। तो इसी जो ये हिट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, कंटेनर की वॉल्स के साथ, इसी की वजह से दे एक्सर्ट प्रेशर ऑन दी वॉल्स ऑफ दी कंटेनर। और यही एक रीजन है व्हाई डू गैसेस एक्सर्ट प्रेशर। तो ये उसका आंसर है कि गैसियस स्टेट में जो पार्टिकल्स हैं दे मूव रेंडमली एट हायर स्पीड, और इस मूवमेंट के कारण दे हिट विद ईच अदर एज वेल एज विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड के साथ, दैट इज द इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। जैसे हमने अभी पढ़ा था, इंटर कन्वर्जन का मतलब क्या है, कि एक स्टेट से हम दूसरे स्टेट में मैटर को चेंज कर रहे हैं। जैसे अगर हमारे पास सॉलिड स्टेट है तो हम उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, लिक्विड है तो हम उसको गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे अभी आपने देखा हम गैसेस को कन्वर्ट कर रहे थे लिक्विड में बाय अप्लाइंग प्रेशर। तो इन ये सब है हमारे इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। हम कर कैसे सकते हैं इंटर कन्वर्जन? तो इसके लिए सिर्फ दो ही कंडीशंस हैं, या तो टेम्परेचर या फिर प्रेशर। तो टेम्परेचर, जैसे हमने देखा, हम अगर पानी है हमारे पास, अगर हमने उसको बर्फ जमानी है, हमने बर्फ रख बनानी है, तो हम क्या करते हैं, हम उसको फ्रीजर में रख देते हैं। फ्रीजर में हम रख के क्या कर रहे हैं, उसके टेम्परेचर को हम कम कर रहे हैं। तो दैट मीन्स बाय लोअरिंग द टेम्परेचर वी कैन कन्वर्ट वाटर टू आइस, यानी कि लिक्विड इनटू सॉलिड हम कन्वर्ट कर रहे हैं बाय लोअरिंग द temperature. तो for example water can be converted to ice if we keep it in freezer, or we can say by decreasing the temperature. ठीक है। अब इसके लिए कुछ तीन चार इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो मैंने यहाँ लिख दिए हैं, जो अक्सर डेफिनेशंस पूछी जाती हैं एग्जाम्स में। तो सॉलिड टू लिक्विड अगर कन्वर्ट हो रहा है, तो जैसे अगर हम आइस को बाहर निकाल देते हैं और वो सारी मेल्ट हो जाती है और वो कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड में, उस चीज को हम बोलते हैं मेल्टिंग, या फिर हमें एक उसका दूसरा नाम भी है जो कि है फ्यूजन। तो सॉलिड टू लिक्विड को हम फ्यूजन भी बोलते हैं और मेल्टिंग भी बोलते हैं। अब इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है। तो मेल्टिंग पॉइंट वो है, वो मिनिमम टेम्परेचर है जिस पर जो सारा सॉलिड है दैट कन्वर्ट्स टू अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर को हम यहाँ पर चेंज नहीं कर रहे हैं, प्रेशर फिक्स होना चाहिए जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो वो मिनिमम टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड, उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। जैसे कि जो आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 273 केल्विन, या फिर हम उसको बोल सकते हैं 0 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि आपको पता है अगर हमें सेल्सियस में कोई भी दिया हुआ है, 0 डिग्री दिया हुआ है, तो हम उसको केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाय एडिंग 273। तो हमेशा ये बात याद रखना, हम सेल्सियस को कन्वर्ट करते हैं टू केल्विन बाय एडिंग 273। मान लो हमें दिया हुआ 13 डिग्री सी, तो हम उसको केल्विन में कैसे करेंगे, तो 13 + 273, वो हमारा केल्विन में टेम्परेचर हो जाएगा। ठीक है। तो अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट डेफिनेशन पर।
अब अगर मान लो जैसे मेल्टिंग पॉइंट है वैसा ही एक बॉइलिंग पॉइंट भी होता है। बॉइलिंग पॉइंट मतलब जिस पे लिक्विड जो है वो बॉईल कर रहा है, तो वो होता है आपका लिक्विड से गैस में, कि आपके पास पहले लिक्विड है और वो कन्वर्ट हो रहा है गैस में। अब जैसे आप वाटर को बॉईल कर रहे हो तो उसकी वाटर वेपर बन रही है, तो दैट मीन्स वो गैस में कन्वर्ट हो रही है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेपोराइजेशन। और उस टेम्परेचर पर, जिस टेम्परेचर पर लिक्विड बॉयल करना स्टार्ट कर रहा है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ पर भी हमने प्रेशर को फिक्स ही रखा है विच इज द atmospheric pressure. तो the temperature at which a liquid start boiling at atmospheric pressure, that is known as its boiling point. जैसे आप सबको पता है वाटर का जो boiling point है that is 100 डिग्री सेल्सियस। अब क्योंकि ये 100 डिग्री सेल्सियस उसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, उसमें हम 273 ऐड करेंगे। 100 प्लस 273 दैट मीन्स ये आ गया आपका 373 केल्विन। ठीक है, तो अब हम अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन पे चलते हैं, जो कि है सब्लिमेशन। कि सब्लिमेशन क्या है? कुछ सॉलिड्स हमारे ऐसे होते हैं जो कि लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होते, वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं गैस में। जैसे आपने देखी होंगी नैफ्थलीन बोल्स, जैसे हम सिंक वगैरह में डालते हैं, तो जब आप वो बोल्स रहते हैं वो धीरे धीरे कम होती जाती हैं, दैट मीन्स वो वेपर्स में कन्वर्ट होती रहती हैं, उसका लिक्विड नहीं बनता, तो वो डायरेक्टली कन्वर्ट होती हैं टू गैस। उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन, अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग टू लिक्विड स्टेट। जो कि लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो रही, वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो रही है, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे ये नैफ्थलीन बॉल्स है, या जैसे आपने अगरबत्ती जलाई, वो भी एक सॉलिड होती है, तो जब आप उसको जलाते हो वो उसके वेपर्स ही बनते हैं, वो लिक्विड तो नहीं बनता पहले, वो भी सब्लिमेशन है। और आपने कैम्फर देखा होगा, कपूर जो हम पूजा वगैरह में जलाते हैं, उसको भी जब हम जलाते हैं उसकी वेपर्स बनती हैं, तो वो भी क्या करता है, सब्लाइम करता है, उसमें भी सब्लिमेशन ही होता है। तो ये सब्लिमेशन के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, कैम्फर, नाफ्थलीन बॉल और एक इंसेंस स्टिक जो कि अगरबत्ती होती है। अब अगला इसका ऑपोजिट, कि गैस टू सॉलिड जो बनेगा उसको हम बोलते हैं डिपोजिशन। ठीक है, तो जब गैस डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड डिपोजिशन। ठीक है, तो ये हमारी तीन चार जो थी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी, जो कि फ्रीक्वेंटली पूछी जाती हैं एग्जाम्स में, तो ये इनको आप प्रिपेयर कर लेना। अब हम अपने चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के साथ। अब यहाँ पर मैंने आपको एक पूरा चार्ट दे दिया कि कितने टाइप के यहाँ पर इंटर कन्वर्जन होते हैं स्टेट के। जैसा पहले हमने ये सॉलिड लिया, ये लिक्विड है और ये गैस है। तो सबसे पहला प्रोसेस मैं ले रही हूँ सॉलिड टू लिक्विड, जिसको हम बोलते हैं मेल्टिंग। तो ये किससे बनेगा, हीटिंग से। तो सॉलिड को जब हम हीट कर रहे हैं यानी टेम्परेचर उसका बढ़ा रहे हैं, ठीक है, जैसे हमने आइस को फ्रीज में से निकाल लिया, यानी हमने उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, उसको हम मेल्ट कर रहे हैं, तो वो कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में। फिर हम अगर जैसे पानी को बॉईल कर रहे हैं, पानी को बॉईल करने के लिए भी आपको उसको हीट देना पड़ेगा, तो लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो भी हम किससे कर रहे हैं, हीटिंग से कर रहे हैं। तो लिक्विड को हम हीट कर रहे हैं, उसकी वेपर्स बन रही हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेपोराइजेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो है हमारा सॉलिड टू गैस। ये हमारा सॉलिड है, ये गैस में अगर डायरेक्ट कन्वर्ट हो रहा है विदाउट कन्वर्टिंग टू लिक्विड, यहाँ बीच में लिक्विड नहीं आ रहा है, इसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। ये भी हम कैसे करेंगे, ये भी हीटिंग से होगा, सॉलिड टू गैस। लेकिन अब इन तीनों के जब हम रिवर्स प्रोसेस करेंगे, उनका टेम्परेचर हमें कम करना पड़ेगा, उसको हमें कूल करना पड़ेगा, तब होगा। जैसे कि अब ये सॉलिड टू गैस को हम हीट कर रहे थे, हमने जैसे अगरबत्ती ली, उसको हमने आग लगाई, तो यानी हम उसको हीट दे रहे हैं, हम उसको हीट कर रहे हैं, तब वो कन्वर्ट हो रही है गैस में। लेकिन अगर हमारे पास गैस टू सॉलिड जाना है, जिसको हम डिपोजिशन बोलते हैं, तो इसको हमको कूल करना पड़ेगा, ठंडा करना पड़ेगा। तो गैस टू सॉलिड इज डिपोजिशन विच इज ऑन कूलिंग। सेम एज विद अदर टू प्रोसेसेस, गैस टू लिक्विड, गैस को अगर हम कूल कर रहे हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, ये गैस है, ये लिक्विड है, ये कन्वर्ट हो रही है, कंडेंसेशन। जैसे आपने देखा होगा कि एक आप ठंडा पानी का ग्लास लेते हो, उसके बाहर वाटर की ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं, पानी तो अंदर है, बाहर कैसे उसकी वाटर ड्रॉपलेट आ जाती हैं। तो इसका रीजन ये है कि जो एयर में आपकी वाटर वेपर्स होती हैं, एयर में वाटर वेपर है, उनका टेम्परेचर ज्यादा है, और जो ठंडे पानी का ग्लास है उसका टेम्परेचर जो है वो कम है।
तो जैसे ही उनका टेम्परेचर, उन वाटर वेपर का टेम्परेचर कम होता है, दैट मीन्स वो जब कांटेक्ट में आती हैं ग्लास के साथ, तो उसका टेम्परेचर वहां पे उनको कम मिला, तो वहां पे वो क्या करती हैं, कंडेंस हो जाती हैं, वो वाटर वेपर कंडेंस हो जाती हैं टू लिक्विड। तो वो वाटर वेपर कंडेंस होके वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में आती हैं। वो ग्लास के अंदर से पानी बाहर नहीं आता, जो सराउंडिंग्स में जो वाटर वेपर होती हैं वो कंडेंस्ड हो जाती हैं एंड फॉर्म लिक्विड ड्रॉपलेट्स आउटसाइड द ग्लास ऑफ वाटर, जिसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। लास्ट प्रोसेस इज लिक्विड टू सॉलिड। ये तो हम अक्सर देखते हैं, हम पानी लेते हैं, उसको फ्रीजर में रख देते हैं, फ्रीज कर देते हैं, वो कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड में, जो कि आइस है, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रीजिंग। तो ये बेसिकली हमारे 6 प्रोसेस हैं फॉर द इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर के।